है। देखिए, आज का दिन हुकूमत के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अपोजिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन के लिए अपोजिशन ने कई दिन से कोशिशें, बल्कि कई महीने से अपनी कोशिशें जारी रखी हुई थी और आज वो तमाम कोशिशों के नताइज सामने आएंगे। अब देखना यह है कि यहाँ पर हुकूमत का रिएक्शन कैसे होता है। अगर आज हुकूमत क्या वाकई अपने लोगों को लेके आती है और असेंबली में जैसे अपोजिशन की तवक्को है कि कोई हुल्लड़बाजी की जाती है और कोशिश की जाती है कि कार्रवाई को आगे न चलने दिया जाए, तो ये तो एक बात होगी और इससे हुकूमत मेरा ख्याल है कि अपनी जो शिकस्त है जो उसको कुछ ज्यादा नुमाया करेगी। और ऐसे मौके पे हुकूमत को एक डिग्निटी का मुजाहरा तो जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन का भी अब इम्तहान यह है कि किस तरह उसके नंबर्स हैं। क्योंकि आज जो खबरें आ रही हैं वो तो ये है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का जो इजलास हुआ था उसमें बाकायदा तौर पर आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को वजीर आजम कह के मुखातिब कर रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब को के बारे में वो वजारत दाखिला की कोई खुशखबरी सुना रहे थे। तो अगर अगर अपोजिशन इतनी पुरयकीन है तो आज इसको फिर वो नंबर्स पूरे करके दिखाना होंगे, या कम से कम कुछ लोग तो इसको दिखाना होंगे। खाली ऐसा नहीं होगा कि 165 लोग जितने भी इनके हैं कि 163 लोगों के साथ बैठ जाए असेंबली में और दूसरे इसके पास जो मजीद जो इत्तेहादी हैं वो भी अभी गो की कैफियत में है। तो मेरा ख्याल है कि आज का इजलास एक इंट्रोडक्टरी अदम एतमाद इंट्रोड्यूस तो हो जाएगी, लेकिन बहरहाल आज अपनी जो स्ट्रेंथ है वो शायद अपोजिशन शो ना कर सके। लेकिन हुकूमत के जिम्मेदारी है कि आज का जो स्मूथ ये जो भी एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक एक्टिविटी हमारे यानी आप यूपी की कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है, इसको स्मूथली चलना मेरा ख्याल है कि सबकी फेवर में है। अकरम साहब, जिस तरह से ऑपोजिशन की आपने बात की, क्या ऑपोजिशन अपनी स्ट्रेंथ आज शो करेगी, उसे करनी चाहिए, या किसी स्ट्रेटजी के तहत वो नहीं करेगी और सस्पेंस को बरकरार रखा जाएगा? देखिए, इस वक्त सवाल यह है कि क्या अपोजिशन को अगर आज कहा जाए कि वो 172 लोगों को लेके आए मैदान में तो ये ऐवान में, तो क्या वो ला सकती है? ये बजाते खुद ये सवाल ही इसके अंदर इसका जवाब छुपा हुआ है। वो ये है कि आज अगर इसको 172 लोग लाने हैं तो अपने 163 लोगों के साथ इसको कम से कम इत्तेहादी इसको अपने साथ मिलाने चाहिए। इत्तेहादियों के बारे में हम सब जानते हैं कि अभी तक वो गो की सिचुएशन में है। कभी वो बताते हैं हम 48 घंटे में फैसला करेंगे, कभी 72 घंटे में, कभी कहते हैं बहुत दिन पड़े हुए हैं। तो लिहाजा आज की तारीख में इत्तेहादी तो इनके साथ नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हुकूमती पार्टी, जिसके अंदर आज मैं एक अपोजिशन के अहम रहनुमा से मैं मिला तो वो मुझे बता रहे थे कि कम से कम 20 लोग जो है, माफ कीजिएगा 30 लोग जो है वो हुक्मरान जमात से टूटकर उनकी तरफ आ चुके हैं। तो अब वो 30 लोग क्या उन 30 लोगों ने कोई अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नहीं की। क्या वो 30 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होके आए हैं, क्या स्पीकर उनका जो वोट है वो कबूल करेगा? वो जाहिर है कि उसके बारे में भी बहुत सारे अश्कालात बाकी हैं। तो अगर आज वो लोग जो टूटे हुए हैं पीटीआई से अगर आज सामने आ जाते हैं तो स्पीकर को अपनी हिकमत अमली मुरतब करने में बड़ी मदद मिल सकती है और हुकूमत को भी, कि हुकूमत उन्हें टाइमली नोटिस जारी कर सकती है। तो लिहाजा आज ये सवाल पैदा नहीं होती, यानी आज मुझे नजर नहीं आता कि वो अपनी स्ट्रेंथ जो अपोजिशन के पास जो उनकी सो कॉल्ड है कि 172 हमारे पास लोग मौजूद है या उससे ज्यादा है, वो आज अच्छा, अबूबकर साहब ये भी बताएगा कि कल का जो जलसा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट थे उस जलसे को लेकर, कहा जा रहा था कि गेम चेंजर वो जलसा साबित होगा। क्या उस जलसे से या वजीर आजम की तकरीर से कुछ फर्क पड़ेगा इत्तेहादियों के रवैये में या मुनहरिफ अरकान के रवैये में? बिल्कुल पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब जलसे का साइज एक खास हद से बड़ा हो जाए, और इमरान खान के जलसे हिस्टोरिकली भी बड़े रहते हैं और कल का जलसा तो खास तौर पर इसको आप कह सकते हैं कि शायद अब तक इमरान खान ने सबसे बड़ा जलसा ये किया है। कम से कम मैंने जितने भी जलसे इमरान खान के देखे उनमें सबसे बड़ा जलसा तो यही है, और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तवील अरसे से इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी। तो ये जो जलसों की हाजिरी है, ये यकीनी तौर पर जो ऐसे लोग अगर जो टूटना चाह रहे हैं अपनी जमात से, तो उन्हें नजर आ रहा होता है कि ये मुस्तकबिल अभी इस जमात का तारीख नहीं हुआ, लिहाजा वो अपना मुस्तकबिल इसी जमात से मुंसलिक समझते हैं और फिर दूसरी तरफ भी उनके पास ऑप्शंस नहीं होती। तो किसी एक जमात को छोड़ के दूसरी तरफ जाना ये किसी कोई आसान फैसला नहीं है और बड़ा मुश्किल फैसला, उसके बड़े नताइज और
अवाक़िब हैं जो भुगतना पड़ते हैं ऐसे आदमी को, जो बिलखुसूस ऐसे माहौल में कि जीता वो किसी और के टिकट पे हो, अपनी वफादारियां वो किसी और के पलड़े में डाल रहा हो, फिर उसने वापस हल्के में भी जाना है तो उसके हल्के के अवाम उसको कैसे देखेंगे। तो लिहाजा इस जलसे ने कल तो एक डिफाइन किया। दूसरा, जब मैं कल इस जलसे में खुद मौजूद था तो वहां पे मैंने एक और अहम चीज देखी, बहुत सारे लोगों ने छड़ियों के ऊपर लोटे लगा रखे थे और बाद लोगों ने लोटे के साथ लोटे को रस्सियों से बांध के उनके ऊपर छड़ियां बरसा रहे थे। और इस तरह की जब एक्टिविटीज उस जलसे के अंदर भी हो रही है तो आपको अंदाजा हो रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका कितना सख्त स्टांस होगा उन लोगों के खिलाफ जो इस मौके पे अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं। तो लिहाजा मुझे जो कल का जलसा है और वजीर आजम की तकरीर है उसने एक नया यानी नैरेटिव को री एंडोर्स किया है, बल्कि उसको थोड़ा एम्पलीफाई भी कर दिया है। अब उसका जवाब अपोजिशन ज्यादा देर तक के लिए टाल नहीं सकती। अल्टीमेटली ये सारे सवालात उठते चले जाएंगे और वो जो नैरेटिव वज़ीर आज़म ने कल अपने जलसे में दिया था वो शायद आने वाले कई दिनों तक हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का और सियासी प्रोग्रामों का हिस्सा होगा। यानी यकीनन इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है जो कि नज़र आ रहा है और आएगा भी। हबीब अकरम साहब हमारे साथ रहिएगा। हबीब अकरम साहब, आपको लगता है कि आरिया पार होने वाला है? शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि 72 घंटे में जो भी फैसले हैं हो जाएंगे और जहां से फैसले होने हैं वो हो जाएंगे 72 घंटे में। देखिए, पाकिस्तानी सियासत का एक खासा है कि इसके बहुत सारे, जिसे कहते हैं ना, व्हील्स विद इन व्हील्स, ये काम इसी तरह चलता है कि हर दायरे के अंदर दूसरे कई दायरे हैं जो हरकत में नजर आते हैं। तो कल के जलसे के बाद उसमें कुछ हरकत तो शुरू हो गई और फिर मजीद छिन के जब इंफॉर्मेशन सामने आएगी उस खत के बारे में जो वजीर आजम ने कहा कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड तो दिखाने के लिए तैयार हूँ। अब जहां तक मुझे उस खत के मंदरजात का इल्म है, अब उसकी वो दो चीजें उसमें अहम है। एक तो उस खत की तारीख, उस खत पे 7 मार्च की वसूली की तारीख है सरकारी कागजों में। ये जहां तक मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि उस खत में पाकिस्तान के अंदर सियासी नताइज व अवाक़िब का जिक्र किया गया है, इंक्लूडिंग तहरीके अदम एतमाद। अब जब ये दो चीजें स्पेसिफिकली हुकूमत के दावे के मुताबिक किसी खत में लिखी गई हैं तो इसका मतलब ये है कि वो खत, अगर चलिए हम उसको फर्ज कर लेते हैं हुकूमत झूठ बोल रही है, हम सब फर्ज कर लेते हैं ये इमरान खान साहब की लास्ट डिच एफर्ट अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, लेकिन ऐसी डॉक्यूमेंट जो हमारे हुकूमत के अंदर सरकारी कागजों में मौजूद है और ये अंदाजा, और वजीर आजम ये कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी से कि इस खत को जो भी डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनेट पाकिस्तान के अंदर से नहीं हुई, इसके डांडे जो हैं, इसके लिखने वाले, इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले मुल्क के बाहर भी मौजूद है और मुल्क के अंदर भी। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, और हमारे बहुत सारे दीगर तमाम ऐसे लोग जो बराह रास्त शायद पॉलिटिक्स में का हिस्सा नहीं है लेकिन पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में उनका अहम किरदार है, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर वजीर आजम अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या इसको महज एक हमने सियासी बयान के तौर पर देखना है या ऐसी हकीकत के तौर पर समझने की कोशिश करनी है जो वाकयातन रूनुमा हो चुकी है और पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई ऐसी आलूदगी मौजूद है जिसका सिरा जो है वो कहीं मुल्क से बाहर है। तो ये एक बड़ी सेंसिटिव बात है। तो लिहाजा इसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड तब्दीली भी आ सकती है, लेकिन हमें एक बड़े तहरीके अदम एतमाद के दायरे के अंदर हरकत करते हुए कई दायरों पर भी नजर रखना होगी। ठीक है हबीब साहब, हमारे साथ रहिएगा।